फंडामेंटल राइट्स के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि ये वो तत्व हैं जो कि राज्य को निर्देशित किया गया है, राज्य को डायरेक्शन दी गई है। किससे संबंधित डायरेक्शन दी गई है? कोई भी पॉलिसी बनाने से संबंधित। राज्य को ये कहा गया है कि वो जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखे, यानी कि ये चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करे जो हम इसमें पढ़ेंगे। असल में बात ये थी कि जब संविधान बनाया गया और उससे पहले जो हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, तो उसमें कुछ उच्च आदर्श उन्होंने रखे। इन्होंने कि यदि हम आज़ाद होते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के बाद, तो हम क्या क्या अपने लोगों के लिए करेंगे। और जब देश आज़ाद हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी थी अपने नेताओं से या जो अपनी सरकार बनेगी उससे कि हमारी अब शायद जो समस्याएं थी, जो हमारी तकलीफ़ें थी, वो अब हमारी सरकार दूर करेगी। क्योंकि अंग्रेज़ सरकार तो एक्सप्लॉयटेशन करती थी, शोषण करती थी, अत्याचार करती थी, टॉर्चर करती थी और लूटने खसोटने का काम करती थी। तो जब अपना संविधान बनाया गया तो एक प्रैक्टिकल सी समस्या सामने आई कि जो हम लोगों को देने का जो हमने वादा किया था या जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद कुछ ऐसी थी कि क्या हम उसको पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि उनको पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन होना जरूरी था, पैसा होना जरूरी था। यदि आप कहते हो हम सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाएंगे, तो सभी के लिए मकान बनवाने के लिए पैसा चाहिए। यदि आप कहते हो कि हम सभी को रोजगार देंगे, तो उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फैक्ट्री वगैरह, उद्योग धंधे वगैरह या और संसाधन हो जहाँ पर उनको आप रोजगार दे सको। यदि आप कहो कि हम सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, तो आपके पास हॉस्पिटल खोलने के पैसे होने चाहिए। यदि आप कहते हो हम सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल कॉलेज उपलब्ध होने चाहिए, तभी तो आप करवा सकते हो। लेकिन जब ये अगर हम सारी चीज़ें पूरी करते हैं तो उसके लिए धन या रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से गए तो हमें बहुत बुरी हालत में छोड़कर गए थे। उनका मुख्य मकसद ही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना था। देश पर वो शासन कर रहे थे तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि यहाँ से इकोनॉमिक रिसोर्सेज अपने देश में लेकर जाए या यहाँ से कमाएं और उसको अपने देश में लगाएं। क्योंकि वो आए भी इसी पर्पस थे, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी। और उन्होंने जो अपना शासन करना शुरू किया, गुलाम बनाया, उसमें भी उसका यही था कि ताकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरा होता रहे, उसके लिए ज़रूरी था। और सबसे ज़्यादा फोकस भी उनका इसी बात पर था, टैक्स लेने पर, कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो उन्होंने बिल्कुल हमें इकोनॉमिकली में, एग्रीकल्चर में हम बहुत पिछड़ गए थे,
इंडस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए थे। इंडस्ट्री को उन्होंने नहीं लगाई, नहीं, बस वही लगाई थी जो उनको अपना शासन चलाने के लिए जरूरी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ही उन्होंने डेवलप किया जितना उनके लिए अपना शासन चलाने के लिए, या लोगों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का व्यापार करने के लिए कि उनको फ़ायदा हो, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। जैसे रेल वगैरह उन्होंने डेवलप की या डाक सिस्टम डेवलप किया, तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था। उन्होंने देश के या यहाँ के लोगों को कोई स्थिति सुधारने का कोई प्रयास उनका नहीं था। तो बात यह थी कि वो बहुत पिछड़ी हालत में हमें छोड़कर चले गई। हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं, और एकदम जब हमें आज़ादी मिली, एकदम नहीं मतलब लंबे संघर्ष के बाद जब हमें आज़ादी मिली और जब हमने अपनी सरकार बनी या हमने बनाई, अपना संविधान बनाना था, तो अब लोगों को तो उम्मीदें होनी थी, भाई अब तो हमारी गरीबी दूर होगी, अब हमारी बेरोजगारी दूर होगी, अब हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो लोग उम्मीद किए हुए थे। लेकिन उसके लिए संसाधन हमारे पास नहीं थे। तो उसी का एक रास्ता निकाला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी में, क्योंकि देने तो थे जो इसमें बताए गए, वो शामिल तो होने चाहिए थे हमारे अधिकारों में। डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इसमें जो प्रावधान किए गए ये होने तो चाहिए थे हमारे अधिकारों में। हमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए था, हमें स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए था, हमें रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए था, ठीक है ना, हमें हमारा जीवन स्तर बेहतर जीने का हमें अधिकार मिलना चाहिए था। लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमें इनको फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं किया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में इनको शामिल कर देते तो उनको सरकार लागू नहीं कर पाती, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार के पास धन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, तो लोग जाते सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में तो ये अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करती सरकार तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार को कहती रही, लेकिन सरकार के पास चारा नहीं था कुछ भी। तो उस समस्या से बचने के लिए एक अलग प्रोविजन किया गया, एक अलग कैटेगरी बनाई गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें सबसे पहली बात यही लिख दी कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कि न्याय योग्य नहीं है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। सबसे मेन बात इसमें यही लिखी गई कि अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। और इनको क्या कह दिया, इनको छोड़ दिया सरकार की इच्छा पर या सरकार की कैपेबिलिटी पर। यदि सरकार के पास रिसोर्सेज हैं तो इनको लागू करे, यदि सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है तो इनको लागू ना करें, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब एक डिफरेंस आता है तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वो जस्टिसिएबल है और इजस्टिसिएबल नहीं है या इन्फोर्सेबल नहीं, ठीक है। तो क्लियर हुई बात ये कि है क्या, इनका महत्व क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया तो सरकार ने किसी को इम्प्लीमेंट ही ना किया हो, जरूरत ही नहीं समझी हो। लगभग सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 36 से लेकर और 51 और अब तो 51A भी हो गया ना, ए तो उसमें चला गया ड्यूटी में, 36 से 51 तक, इसमें जितने भी हम अब देखेंगे पढ़ेंगे तो वो लगभग सभी को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण योजना मनरेगा है जो गारंटी देती है। सरकार ने हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट की हैं, सरकार ने एजुकेशन फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट की हैं, सरकार ने गरीबों के हित के लिए योजनाएं चलाई हैं, सरकार ने पिछड़ों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आरक्षण व्यवस्था भी की है। सरकार ने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों की स्थापना करने के लिए एक एक्ट पास किया, 73वां 74वां संशोधन जो था। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं किए,
सरकार ने कोशिश की है, हर एक सरकार ने शुरू से आखिर तक, कि इनको लागू किया है, और कुछ को तो फंडामेंटल राइट्स में या कानून बनाकर संवैधानिक अधिकार भी दे दिया। जैसे इसमें एक था कि सरकार जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, एक निर्देश ये था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो एक राइट टू एजुकेशन पास किया गया आर्टिकल 21A में, तो वो सरकार ने फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया उसको। इसमें एक प्रोविजन था जो हम देखेंगे कि सरकार जो है SC ST को एजुकेशनल या इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए उनके हित में काम करेगी। तो सरकार ने रिजर्वेशन व्यवस्था की है, वो भी इससे संबंधित है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया है, उसमें लागू किया गया है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे अधिकार जो हैं वो सरकार ने इम्प्लीमेंट किए हैं या प्रयास किया है। एक सरकार की जो कामयाबी है वो भी इसी बात पर देखी जाती है वो कितने ज़्यादा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर पाती है। बल्कि कुछ इम्प्लीमेंट की तो इंदिरा गांधी सरकार ने एक बार ये भी जोर लगा दिया था कि पिछड़ों के कल्याण के लिए या सोशल जस्टिस स्थापित करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रावधानों को रद्द कर दिया। उसने कहा कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आया समझ में? ये क्या है, अब इनको पढ़ना शुरू करेंगे भी कौन कौन। एक इनको हम आर्टिकल वाइज ना पढ़ के कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं। 3-4 कैटेगरीज में हम बांटते हैं। एक तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो गांधीयन पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, यानी कि गांधीवाद को। गांधीवाद क्या था? गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी किन किन बातों पर जोर देते थे? एक मुख्य रूप से वो कहते थे कि कुटीर उद्योग होने चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ना हो, उसकी बजाय छोटे छोटे उद्योग धंधे उसमें परिवार के लोग आपस में मिलकर उसको चलाए। एक गांधी जी जोर देते थे कि भी पशुओं का हत्या नहीं की जानी चाहिए, जीवों पर दया की जानी चाहिए, एक ये था। एक गांधी जी मुख्य जोर देते थे ग्राम पंचायतों पर, कि पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। तो ये जो गांधीयन पर्सपेक्टिव से थे। कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, एक तो गांधीयन पर्सपेक्टिव से हो गए, एक जो है सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। एक सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या है? जो समाजवाद की बात करती है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा विचार है जिसमें कहा जाता है कि समाज के सभी वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। और सभी वर्गों की बात आती है तो जो ऊपर उठे हुए तो है ही, जो अमीर हैं उच्च वर्ग से तो है ही। तो इसका मुख्य जोर किस बात पर होता है? जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए हैं, जो सोशली बैकवर्ड रह गए हैं, जिनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता है, जिसमें या तो पिछड़ी जातियां आती हैं या फिर महिलाएं आती हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं जिनके साथ भेदभाव रहा है। तो पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयास वो सोशलिज्म की विचारधारा रही है। तो कुछ सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव के हैं और कुछ है फिर लिबरल पर्सपेक्टिव के, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वगैरह की बात करते हैं। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हम देखें भी कौन कौन से पर्सपेक्टिव से कौन कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 38 आता है जो कहता है कि सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार को सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करनी चाहिए और इनइक्वलिटी, खासकर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी घटाने की बात करनी चाहिए। अमीर गरीब का भेदभाव मिटाने की बात करनी चाहिए। तो अमीर गरीब का भेदभाव सरकार ने कितने प्रयास किए लेकिन वो कभी मिटता नहीं है, आज भी नहीं मिटा है। आज भी हमेशा जब कैलकुलेशन होती है तो ये होती है कि लगभग 90% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास मिलती है। सारे जो धन संचय होता है आज भी करोड़पति अरबपति हैं, अरे लाखों लोग
2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। हमारे जैसे देशों में, विकासशील देशों में असमानता ज़्यादा, लेकिन हर जगह मिलती है, चाहे कोई कितना भी विकसित देश है, अमीर गरीब का भेदभाव मिलता है हर एक जगह पर। लेकिन हमारे यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन ये है कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। गरीब इतना गरीब है कि वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाता। हमारे यहाँ गरीब की परिभाषा में सिर्फ 2200 या 2400 कैलोरी की बात होती है। इतना कोई कमा लेता है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं रखते। तो यहाँ बहुत गरीबी अमीरी का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। सरकार प्रयास, कुछ प्रयास दिखते भी है सरकार के, जैसे एक तो टैक्स सिस्टम में देखने को मिलता है, भाई जिनकी आमदनी कम है उनसे टैक्स नहीं लिया जाता, जिनकी आमदनी थोड़ी ज़्यादा उन्हें थोड़ा लिया जाता है, जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टैक्स के आप स्लैब देखते हो कि गरीब जो थोड़ी इनकम है उनके 5% टैक्स लिया जाता है, लेकिन जो अमीर है, इनकम टैक्स की बात है, उनसे 30% तक टैक्स लिया जाता है। लेकिन और कई जगह सब्सिडी दी जाती है, राशन की दुकानें खोल ली गई हैं ताकि उनको सस्ते दर पर राशन मिल सके। और एक भेदभाव मिटाने की बात एक अलग से एग्रीकल्चर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। एक सबसे बड़ा जो प्रयास किया गया था इक्वलिटी लाने के लिए, वो था लैंड रिफॉर्म। इसमें जरूर सरकार का प्रयास रहा है, सराहनीय प्रयास रहा है। समस्या ये थी कि अंग्रेजों ने, मैंने बताया था कि अंग्रेज सरकार का तो मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करना, जितना ज़्यादा कर सके। तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ था जमींदारी पर था। अब उन्होंने सोचा भी, हालांकि 2-3 सिस्टम थे उनके लैंड रेवेन्यू के, क्योंकि हमारी लगभग 90% आबादी एग्रीकल्चर से ही अपना आजीविका कमाती थी, तो वो टैक्स एग्रीकल्चर से ही आता था ज़्यादातर। और अंग्रेज सरकार के इससे पहले जितने भी राजा महाराजा होते थे, सभी की आमदनी का सोर्स एग्रीकल्चर टैक्स था। फसल का हिस्सा थे, फसल का हिस्सा कोई 1/3, 1/4, और कोई तो आधी आधी फसल ले लेता था राजा। इतना ज़्यादा टैक्स किसानों से वसूला जाता रहा हमेशा से ही। तो जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने शुरू की, और उसमें क्या था भी, जमीन का मालिक जमींदार बना दिया। वो जमीन की मान लो कि 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन जमींदार को दे दी, और कह दिया जमींदार से कि हम आपसे इतना टैक्स लेंगे। अब जमींदार किसानों से खेती करवाता और उनसे टैक्स वसूलता या उनकी फसल का हिस्सा लेता उनसे। तो वो उस प्रथा में किसान जो थे वो जमीन के मालिक नहीं थे। जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार, और किसान उस पर किराए पर खेती करने वाले होते थे। तो हमने, इस सरकार ने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म शुरू किया, और सबसे जरूरी चीज भी वही थी कि जमींदारों से जमीन लेकर किसानों में बांटनी थी। भाई किसानों को मालिक बनाना था उनका जमीन का। सीलिंग लगा दी गई, भाई एक आदमी 10 एकड़ 20 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकेगा और बाकी उससे ले ली जाएगी। हालांकि लैंड रिफॉर्म हर जगह पूरी तरह से कामयाब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जमींदारों ने भी पहली बार तो कुछ अलग रास्ते खोज लिए। भाई रिश्तेदारों के नाम, जानकारों के नाम, अपने चहेतों के नाम अलग अलग जमीन पहले ही बांट दी ताकि उस दायरे में ना आ पाए, या जमीन दी तो वो जमीन दे दी, छोड़ दी जो जमीन बंजर थी। पहले शुरू में बहुत सारी जमीन ऐसी भी आज भी है जो कि बर्जन थी, इस पर कोई खेती नहीं हो सकती थी। तो कुछ ऐसे लूप होल रह गए। पूरी तरह से तो जमींदारी प्रथा नहीं मिटी, लेकिन काफी हद तक कम हो गई। जमींदारों को जमीन दे दी गई और जमीन के मालिक वो बन गए थे। हालांकि शुरू में कुछ इसमें कानूनी अड़चनें भी आई। सबसे बड़ी अड़चन तो ये आई कि उस टाइम पर राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था, और उसके तहत आप किसी की जमीन ऐसे छीन नहीं सकते। तो शुरू में जमींदारों से जब जमीन लेते तो कोर्ट में चले जाते, और कोर्ट क्या करता? स्टे दे देता, रोक देता, भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फंडामेंटल राइट का संरक्षक था। तो उसी टाइम पर एक नई अनुसूची जोड़ी गई। संविधान, आपको याद होगा जब मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8।
8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल जो बनाए गए थे, 8 जो अनुसूचियां बनाई गई थी, उसमें एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। वो क्या थी? 8 शेड्यूल थे और उसमें फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची क्या थी? याद है किसी को? क्या थी? उसमें ये कहा गया, उस अनुसूची में, कि यदि कोई भी कानून बनाया जाएगा और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि न्यायपालिका में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और सरकार ने फिर क्या किया, या राज्यों ने, सभी राज्यों ने लैंड रिफॉर्म के कानून बनाए, क्योंकि भूमि सुधार है भी राज्यों के हिस्से की बात थी, स्टेट लिस्ट का हिस्सा थी। तो सभी राज्यों के जो अपना कानून बनाते थे उसको केंद्र सरकार जो है 9वीं अनुसूची में डाल देती। तो उससे क्या हुआ कि उसको फिर न्यायालय में नहीं जा सकते थे वो जमींदार या बड़े बड़े जो भूमि के मालिक थे। फिर बाद में सरकार ने हालांकि 9वीं सूची का मिसयूज शुरू कर दिया। फिर इसके अलावा और भी कोई कानून बनाते और उनको लगता भाई ये न्यायालय में चैलेंज हो सकता है, उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि 9वीं अनुसूची भी चैलेंज हो गई जब मिसयूज होने लगा, और फिर न्यायालय ने फैसला दे दिया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी न्याय योग्य है, उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायालय उनकी समीक्षा कर सकते हैं। वो नहीं रही। तो एक ये था जो मैंने बताया कि वेलफेयर या इनइक्वलिटी खत्म करने का तो सरकार ने प्रयास किए थे। आर्टिकल 39 में भी जो बात थी वो क्या था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। 39 में यही बात थी कि रिसोर्सेज जो है उनका बराबर विभाजन हो। और इसमें क्या कहा था कि प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को एक हाथों में या कुछ हाथों में केंद्रित होने से रोका जाना चाहिए, और वर्कर्स को, चिल्ड्रंस को, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सोशल वेलफेयर की बात थी आर्टिकल 38 और 39। 39 बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके कई सब पार्ट रहे हैं जिनका फंडामेंटल राइट से भी टकराव होता रहा है। एक था फिर आर्टिकल 41, उसमें था राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि काम का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, और कुछ केसों में उनको सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी जहां वो गरीब है या खुद अपने दम पर कोई काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 42 था, इसमें था कि वर्क की कंडीशन जो है जस्ट और ह्यूमन कंडीशन, यानी कि ये वर्कर से संबंधित मुख्य रूप से है, क्योंकि वर्कर्स जब काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ उनकी काम की दशाएं अच्छी नहीं होती। अच्छे का मतलब हो सकता है बंद कमरे में बहुत सारे लोग काम करते हो, हवादार ना हो, टॉयलेट की फैसिलिटी ना हो, पानी की सुविधा ना हो, या उनको हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध ना करवाई जाए, या उनको काम के घंटे ज़्यादा ले लिए जाए, या संडे को भी उनको छुट्टी ना दी जाए, ठीक है ना। तो ये सभी काम की दशाओं में आते हैं। तो काम की दशाएं मजदूर के लिए बहुत, इंडस्ट्रियल एज में बहुत इसकी डिमांड हुई कि उनकी कंडीशन बड़ी ही अनफेवरेबल कंडीशन है, जो उनको स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, उनके जीवन के लिए भी हानिकारक है, और एक बड़ी इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता है। तो इसमें ये डायरेक्शन दी गई कि सरकार जो है जस्ट और ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करवाएगी वर्कर्स को। एक आर्टिकल 43 में इसमें लोगों का या मजदूरों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की बात करेगी, यानी कि उनके जो जीवन का जो स्टैंडर्ड है, यानी कि उनको ज़्यादा आमदनी मिले। सबसे स्टैंडर्ड तो इससे सुधरेगा कि उसकी इनकम बढ़ाई जाए, क्योंकि इनकम बढ़ाएगा, बढ़ती है किसी आदमी की तो अपना भोजन पर अच्छा खर्च कर सकता हो, स्वास्थ्य सुविधाओं पर बेहतर खर्च कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है,
तो लिविंग स्टैंडर्ड तो उसी से सुधरता है। एक अच्छा खाता, अच्छा पहनता है, अच्छे मकान में रहता है तो उसका स्टैंडर्ड सुधर जाता है, और ये सब सुधरते हैं इनकम से। तो उनकी लिविंग वेजेज इंप्रूव की जाए ताकि उनका स्टैंडर्ड सुधर सके। तो ये कुछ बातें थी जो सोशल जस्टिस से या समाजवाद से प्रेरित थी, आर्टिकल 38, 39, 41, 2 और 43। ठीक है, अब कुछ थी गांधीयन पर्सपेक्टिव से। जो गांधी पर्सपेक्टिव था, जो गांधीयन विचार थे, महात्मा गांधी जी के विचार थे, उसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि पंचायतों की स्थापना की जाए और उनको अधिकार दिए जाए। हालांकि शुरुआत में ही पंचायतें हमारे समाज का बहुत पुराना हिस्सा, स्ट्रक्चर रही हैं। भाई इतिहास में भी हम पंचायतों का, पंच परमेश्वर का नाम सुनते रहे हैं। पंचायतें फैसला करती रही हैं, गांव के विवादों को सुलझाती रही हैं। गांधी जी का बहुत ज़्यादा विश्वास था ग्राम पंचायत में और ग्रामीण जीवन में। वो कहता था कि गांव की समस्याओं को सुलझाने का पूरा अधिकार पंचायतों को मिलना चाहिए, उनको शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको अच्छे रिसोर्सेज देने चाहिए, उनको टैक्स लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो हालांकि आज़ादी के बाद सरकार ने पंचायतें बनाई, उनको अधिकार दिया, लेकिन ऐसा था कि पंचायतों को शक्तियां देने का मतलब था कि राज्य सरकार की शक्तियां कम हो, क्योंकि हमारा प्रशासन है, शक्तियां हैं, वो दो भागों में बटी हुई हैं, केंद्र सरकार के पास और एक राज्य सरकार के पास। अब यदि तीसरा भी लेवल आ जाए, 2 लेवल तो हो गए, अब तीसरा लेवल यदि आता है तो तीसरा लेवल होगा पंचायतों का, जिसे हम स्थानीय सरकार बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें नगर पालिका या पंचायतें आ जाती हैं। तो उसका मतलब हुआ कि राज्य सरकार को अपनी शक्ति कुछ बांटनी पड़ेगी, और राज्य सरकारें जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, अपनी पावर्स नहीं बांटना चाहती, वो शेयर नहीं करना चाहती। तो पंचायतें बनी भी तो कई कई सालों तक भंग रहती, उनका चुनाव ही नहीं होता या उनको कोई पावर ही नहीं दी जाती। तो ऐसा हुआ, तो फिर बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए कई बार प्रस्ताव आए, लेकिन वो पास नहीं हो सके। अंत में फिर 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त 73वां और 74वां, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और इनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि इनका हर 5 साल बाद चुनाव होगा, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन होगा, SC/ST को रिजर्वेशन होगा, इनको शक्तियां दी जाएंगी, एक लिस्ट बनाई गई है, शक्तियां दी जाएंगी इनको। तो संवैधानिक दर्जा इनको मिल गया, यानी कि एक किस्म से ये अब संवैधानिक संस्था बन गई पंचायतें। लेकिन स्थिति में जो एक्चुअल कंडीशन थी उसमें ज़्यादा प्रभाव आज भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आज भी देखते हो कि पंचायतों को कोई अधिकार नहीं मिलता। आज भी अगर देखा जाए, पंचायतों को भी 3 लेवल बनाए गए, एक ब्लॉक समिति, एक जिला परिषद और एक ग्राम पंचायत बनाए गए ना, 3 लेवल पर। देखा जाए तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष बने, जिला परिषद का जो चेयरमैन बने, उसकी पावर डीसी से भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर होता है और चीफ सेक्रेटरी उसके अधीन काम करता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो अगर सही अधिकार दिया जाए तो जिला परिषद का चेयरमैन तो जिले के सीएम के बराबर पावर होनी चाहिए उसकी, और डीसी उसके अधीन काम करना चाहिए। लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकार ने जो अपने सरकारी अधिकारी हैं, डीसी है, एसडीएम है या बीडीओ तहसीलदार है, उनकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं की, और इस वजह से पंचायतों के चुने हुए नुमाइंदों की कोई ज़्यादा हैसियत नहीं होती, उनको अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। सरकार कोई ग्रांट देगी तो वो कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और सरकार ग्रांटें नहीं देती। पीछे भी जैसे हरियाणा में बड़ा विवाद रहा था कि कई सालों तक पंचायतों को, सरपंचों को ग्रांट ही नहीं दी। ग्रांट ही नहीं दो, पंचायत बिल्कुल निष्क्रिय, कोई काम ही नहीं कर पाती थी। तो पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दे दिया, लेकिन वो जो महात्मा गांधी जो सपना देखते थे, वैसा शक्तियां, वैसे अधिकार पंचायतों को आज भी नहीं दी गई। ये लेकिन लागू हो गया, ये आर्टिकल 40 में था। आर्टिकल 43A
अमेंडमेंट किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई थी। भाई लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, उसके तहत काम करें, तो इसको भी बाद में अमेंडमेंट करके संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में ऑर्गेनाइजेशन हो, और खासकर काउज काल्स और जो मिल्क एनिमल है, मिल्क एनिमल तो दुधारू पशु है, उनका हत्या ना हो। क्योंकि आजकल आप बीफ शब्द सुनते हो, बीफ का मतलब होता है जो दुधारू पशु होते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं इनका मांस बहुत खाया जाता है, बहुत बेचा जाता है, जिस वजह से इनकी हत्याएं की जाती हैं। बड़ा विवाद चलता है आजकल, काउ स्लॉटर की बात आप सुनते हो, गौ हत्या की बात होती है। तो उस पर भी निर्देश दिया गया है भाई, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सरकार ये प्रयास करे, ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसे नियम बनाए कि ऐसे पशुओं की हत्या ना हो, पशु हत्या ना हो। कई सरकार ने इस पर पाबंदियां लगाई भी हैं कई, लेकिन फिर भी ये चलता रहता है। तो ये एक इसमें था, गांधी प्रिंसिपल में था। और एक था भाई न्यूट्रिशन लेवल लोगों का सुधारा जाए, आर्टिकल 47 के तहत, ये भी सरकार की ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये था गांधीयन प्रिंसिपल। अब कुछ जस्ट ओरिएंटेड या आप कह सकते हो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात है। उसमें सबसे पहला आता आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में बात की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी बड़ा एक विवाद का मुद्दा रहता है, राजनीति में हमेशा गरमाया रहता है। आर्टिकल 44 यूसीसी नाम सुना आपने? यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? क्या है ये? समान नागरिक संहिता, हिंदी में बोलेंगे इसको समान नागरिक संहिता। क्या है ये? कभी जिक्र सुना है, पढ़ा है इसके बारे में? नाम से स्पष्ट है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसी संहिता या एक जैसे व्यवहार के नियम होने चाहिए। तो क्या अलग अलग नियम है? आपको लगता है अलग अलग नियम है? कहाँ? मैं हमारा संविधान तो समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, एक जैसे कानून की बात करता है, सीआरपीसी सीपीसी सभी के लिए बराबर है। तो कहाँ है जहाँ लगता है अभी यहाँ नियम अलग अलग है? पता है कहीं? बताओ। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, खासकर शादी विवाह और उत्तराधिकार के नियम, इसमें हमारी संहिता धर्म के आधार पर अलग अलग है। हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों का अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ काम करता है, और क्रिश्चियन का क्रिश्चियन पर्सनल लॉ काम करता है। हिंदुओं के लिए हमने हिंदू कोड बिल बना दिया, जिसमें हिंदू बौद्ध जैन सिख उसमें ही शामिल कर दिए सारे, उनके लिए तो हमने एक संहिता बना दी। लेकिन आज भी शादी से संबंधित, तलाक से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित ये नियम मुस्लिमों पर अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं और क्रिश्चियन के अलग हैं। तो इसमें आर्टिकल 44 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसमें निर्देश दिया गया था कि एक समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए देश में, अलग अलग ना हो। लेकिन मुस्लिम धर्म द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जाता रहा है, और विवाद भी मुस्लिम धर्म में लेकर होता है। सबसे ज्यादा विवाद किस बात को रहता है? एक तो बहुविवाह, ज्यादा विवाह, क्योंकि मुस्लिम धर्म में आज भी 4 विवाह, एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, ये वैध है। और तलाक का एक ऐसा नियम है, तलाक की कई तरीके बताए गए हैं। एक तलाक का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार तलाक 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 बोल देता है तो तलाक हो जाता है। और एक समस्या ये है कि गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता तलाक होने के बाद। जैसे हमारे तो संविधान में, हिंदुओं में नियम है कि पति तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देगा, लेकिन उसमें ये नियम नहीं है, गुजारा भत्ता देने का नियम है। अपने धर्म के अलग अलग नियम।
तो 2-3 बातें ऑब्जेक्शनेबल हैं, वो तो बहुत सारी रीति रिवाजें सारी अलग अलग हैं। मैं धर्म की हमारा अलग तरीके से शादी होती है, उनके अलग तरीके से होती है, उत्तराधिकार के नियम अलग, जो ऑब्जेक्शनेबल बात है, जिस पर विवाद होता है बार बार। सबसे ज्यादा विवाद तो 4 शादी, एक तो 4 शादी करने पर विवाद रहता है। हालांकि प्रैक्टिकली हो सकता है अब 4 शादी सभी ना करते हो, क्योंकि महंगाई इतनी आ गई है, जमाना बदल गया है, या कुछ लोग समझ गए हैं, शिक्षित लोग अब ज्यादा शादी नहीं करते, लेकिन कर लेते हैं। और उसका एक मिसयूज हिंदू धर्म के लोग भी उठाते हैं, जब उनको दूसरी शादी करनी हो तो धर्म बदल लेते हैं, भाई हिंदू धर्म से मुस्लिम में चले गए, ताकि उनकी दोनों शादी वैध रह जाए। एक उदाहरण तो हमारे यहाँ हरियाणा में था, जिसे मैंने बताया था कि चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन थे, उन्होंने दूसरी शादी करनी थी, उन्होंने अपना मुस्लिम धर्म बना लिया और अपना नाम चांद मोहम्मद रख लिया। तो फिल्मों में धर्मेंद्र ने भी जब दूसरी शादी की तो उसका भी यही बताते, उसने दूसरा धर्म मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो इसका मिसयूज ऐसे भी करते हैं कि दूसरी शादी वहाँ अलाउड है और किसी धर्म में अलाउड नहीं है। तो ऐसी बातें, तो ये बातें ऑब्जेक्शनेबल, इन पर विवाद होता है। और एक सबसे बड़ा विवाद होता है जब महिलाओं को इतनी आसानी से तलाक दे दिया जाता है और फिर उनको गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जाता। इसी बात को लेकर एक बहुत फेमस केस रहा है हमारे इतिहास में, शाहबानो का केस। शाहबानो को जब तलाक दे दिया गया तो उसने कोर्ट में अपील की गुजारे भत्ते के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजारा भत्ता दिया जाएगा। एक सेक्शन 25 और था, उसके तहत ये था कि बराबर लागू होते हैं, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए, मुस्लिम समुदाय के दबाव में या मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने संसद में फैसला बदल दिया, यानी कि संसद में एक एक्ट ले आए, संशोधन कर दिया, और जिसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, यानी कि उसके बाद भी उसको गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता। तो एक बड़ा फेमस केस रहा है शाहबानो का। तो एक बहुत बड़ा विवाद ये चलता है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, और मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो ये आरोप लगाते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने का मतलब है हिंदुओं की संहिता हमारे ऊपर लागू होगी। या ऐसा अगर समान नागरिक संहिता मान लो लागू की जाती है तो ऐसा ही होगा भी एक शादी करेगा एक आदमी। आप समान नागरिक संहिता लाने के लिए ये तो नहीं कर सकते कि सभी को 4 शादी अलाउड कर दें, नहीं होगी ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 3 तलाक का व्यवस्था भी हटाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसको सब जगह लागू कर देंगे। तो मुस्लिम धर्म के लोगों को ये लगता है कि उनके नियम बदले जाएंगे और जो हिंदुओं के नियम है वो उन पर थोपे जाएंगे, इसलिए वो इनका विरोध करते हैं। और ये विवाद आज भी चला हुआ है। सिर्फ एक गोवा राज्य ऐसा है जहां यूसीसी लागू है, वो पहले से लागू है, आज़ादी से पहले से, क्योंकि वहाँ पुर्तगाल का शासन और पुर्तगाल के दिन रहा था, और पुर्तगाली शासन के तहत ही वहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू थी। एक नया स्टेट जो लागू करना वाला है, जिसने की है ये यूसीसी, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता कानून बनाकर लागू की है, और अभी किसी राज्य में और देश में ये समान नागरिक संहिता आज तक लागू नहीं हुई है। आज भी मुस्लिमों के और हिंदुओं के अलग अलग नियम, या क्रिश्चियन के अलग अलग नियम, उत्तराधिकार के नियम भी, कौन उत्तराधिकारी बनेगा कौन बने, ये वही लागू, उनके अपने पर्सनल लॉ है। तो यहाँ पर सामान्य कानून नहीं है। तो आर्टिकल 44 में, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहाँ पर होती हैं वहाँ समान नागरिक संहिता होती है, वहाँ धर्म के आधार पर अलग अलग नियम नहीं होते। आर्टिकल 46 में कहा गया कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट किए जाएंगे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, या और भी अदर वीकर सेक्शंस के। तो इसके लिए सरकार ने एक रिजर्वेशन कर दिया है, जो आर्टिकल हमने फंडामेंटल राइट्स में ही पढ़ा था, आर्टिकल 16 और 15 के तहत हमने आरक्षण व्यवस्था लागू की, वो शेड्यूल कास्ट के लिए लागू की है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लागू की है, और कई जगह हमने महिलाओं को भी ऐसी सुविधा दी है, पंचायतों में जैसे उनको एक तय आरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए हमने आर्टिकल 21 ये जोड़ी दिया है फंडामेंटल राइट्स में, जिसके तहत
6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ये लागू हो गया है। एक आर्टिकल, फिर आर्टिकल इनके अलावा आर्टिकल रह जाते हैं 48, 49, 50 और 51। 49 में तो कहा गया है कि ऐतिहासिक धरोहर जो हैं उनको संजो कर रखा जाएगा, और आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाएगा, एक जगह दोनों शक्तियां नहीं दी जाएंगी, वो हमारे संविधान में प्रावधान है। और आर्टिकल 51 जो कहा गया है कि वो कहा गया है कि भारत जो है, सरकार जो है वो इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की दिशा में भी प्रयास करेगी। इसके लिए सरकार ने यूएनओ के प्रोटोकॉल्स को, पेरिस कॉन्फ्रेंस में या हर जगह जहाँ पर भी शांति की बात आती है वहाँ सरकार अपना योगदान देती रहती है। तो ये एक अलग आर्टिकल था जो इंटरनेशनल लेवल पर भी सरकार को निर्देश देता है कि वो इंटरनेशनल पीस और प्रोस्पेरिटी की दिशा में काम करेगी। तो ये थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो उनको 2-3 कैटेगरी में बांट कर देख सकते हैं, जो इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन इन्फोर्स किए हैं, सरकार ने लागू किए हैं और इनका महत्व फिर भी बंद कर दीजिए।